और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर ईरान के बारे में आपने बहुत कुछ सुना है, लेकिन आज मैं आपको ईरान लिए चलूंगा, वहां की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाऊंगा कि क्या ईरान में वाकई महंगाई की वजह से ही यह आगजनी हो रही है, हंगामा हो रहा है। करेंगे हम ईरान में लाखों का अंडा और दूध मिल रहा है, लाखों खर्च करने पड़ रहे हैं अंडा दूध के लिए। ईरान की बाजारों का हाल यह है, यानी ईरान में अगर आप कुछ सामान लेने जा रहे हैं तो लाखों रियाल लेकर जाना है अंडा और दूध खरीदने के लिए भी। क्या इसी वजह से ईरान में यह प्रदर्शन है? तस्वीर देखिए, ईरान में प्रदर्शन की तस्वीर, कैसे आगजनी हो रही है, आग का तांडव। ईरान के इस्फहान में, इस्फहान वही जगह है यहां के पहाड़ी इलाकों में ही न्यूक्लियर छिपे रखे थे, वहीं यह प्रदर्शन हो रहा है। की तस्वीर आप देख रहे हैं, कहा जा रहा है महंगाई की वजह से है, लेकिन कोई कह रहा है इसमें अमेरिका का हाथ है। दूसरी तरफ देखिए, न सिर्फ आग बल्कि फायरिंग हो रही है, सड़कों पर गोलियां चल रही हैं। कहा जा रहा है प्रदर्शनकारी गोली चला रहे हैं, कहा जा रहा है पुलिस वाले गोली चला रहे हैं। न सिर्फ फायरिंग बल्कि पेट्रोल बम, आग लगाई जा रही है। खास तौर से एक शख्स ने खुद को आग लगा ली, आग लगाई और लोग पेट्रोल बम फेंक रहे हैं इधर उधर। लोग धार्मिक स्थलों में घुसकर, मस्जिद के अंदर घुसकर आग लगा रहे हैं। यह मस्जिद की तस्वीर आप देख रहे हैं। क्या ये प्रदर्शनकारी हैं? क्या ये महंगाई की वजह से आगजनी कर रहे हैं? तस्वीरें देखिए, मस्जिद के अंदर घुसे हैं ये उपद्रवी और उसके बाद अलग अलग जगह पर आग लगाने लगे। मस्जिद में जो कारपेट है उस पर आग लगाने लगे। ईरान की सड़कों पर बवाल मचा है, गोली, बंदूक और आग का तांडव है। लेकिन ईरान सिर्फ हिंसा ही नहीं, भयंकर महंगाई की भी चपेट में है। यहाँ लाखों में दूध अंडा मिल रहा है, जूस पीना हो तो लाखों चुकाने पड़ेंगे। रोजमर्रा का सामान खरीदने जाएंगे तो जेब खाली हो जाएगी। जब किराना दुकान पर चीजों के भाव सुनेंगे तो पांव तले जमीन खिसक जाएगी। एनडीटीवी के लिए जमीर जाफरी ने ईरान से जो ग्राउंड रिपोर्ट भेजी वो चौंकाने वाली है। मस्का लिया है और साथ में अंडा लिया है और साथ में मैंने दूध लिया है। ये दूध जो है 3 किलो है। 282 रुपीज हुआ है। आप सोचें ईरान में महंगाई है या नहीं है। हिंदुस्तान में आपको ये सामान 200 से 300 रुपए में मिल जाएगा, लेकिन ईरान में लोग अंडा, दूध, मैदा और मस्का के लिए लाखों चुका रहे हैं। खमनेई के मुल्क में यह गुस्सा इसी कंगाल करती महंगाई के खिलाफ है जो अब तख्ता पलट वाले आंदोलन में बदल रहा है। और आपको जानकर ताज्जुब होगा ईरान में महंगाई का हाल क्या है। कल्पना करिए, बोरे में और बक्से में और बैग में पैसा लेकर जाना अगर कुछ खरीदना है। सच है ईरान का, एक अमेरिका का जो डॉलर है ईरान में 15 लाख रियाल हो जाता है। यानी एक डॉलर जो भारत में लगभग 90 रुपए है, ईरान का 15 लाख रियाल है। भारत का 1 रुपया ईरान में 12,600 रियाल हो जाता है। इसके अलावा बांग्लादेश का जो 1 टका है वो ईरान में 9,300 रियाल हो जाता है। इराक का 1 दिनार ईरान का 868 हो जाता है। नेपाल का 1 रुपया ईरान का 7,876 रियाल है। यह स्थिति है रियाल की।
पाकिस्तान का 1 रुपया ईरान का 4063 रियाल बन जाता है। यह है महंगाई। अब देखिए जरा, जब 1 रुपया लगभग 12,600 रियाल बन जाएगा, तो अगर आप 7 रुपए 8 रुपए का अंडा लेने जाएंगे तो एक अंडा सोचिए कितने में मिलेगा। आपको दिखाता हूं कीमत, देखिए। अगर आप ईरान में पानी ले रहे हैं 1 लीटर पानी, तो आपको 10,000 रियाल देने हैं। ईरान में अगर आप चाय पी रहे हैं 1 कप, तो आपको 20,000 रियाल देने होंगे। 1 लीटर दूध के लिए आपको 30,000 रियाल देने होंगे। जूस पीने का मन है और जूस खरीदने जाएंगे सुपरमार्केट में, तो 50,000 रियाल खर्च करने होंगे। सैंडविच लेना है किसी रेस्टोरेंट में, 50,000 रियाल देने होंगे सैंडविच के लिए। फ्रेंच फ्राइज लेने हैं आपको, 30,000 रियाल खर्च करने पड़ेंगे। आइसक्रीम लेनी है तो 30,000 रियाल आपको खर्च करने पड़ेंगे। चीनी 1 किलो आपको लेनी है तो 80,000 रियाल आपको खर्च करने पड़ेंगे। हेयर कट कराना है तो 1 लाख रियाल खर्चने होंगे। इंटरनेट कैफे 1 घंटे के लिए 5 लाख रियाल आपको देने होंगे। यह है वहां की सिचुएशन और स्थिति। यह देखिए, मेरे पास एक नोट है। यह जो आप नोट देख रहे हैं, यह ईरान का 1 लाख रुपए है। और दूसरी तरफ तस्वीर देखिए। इस नोट में जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यह तस्वीर वहां के सुप्रीम लीडर रहे खुमैनी की है। यह 1 लाख का नोट है। भारत में 500 रुपए से ज्यादा का नोट चलता नहीं, लेकिन ईरान में 1 लाख रुपए का, 1 लाख रियाल का नोट चलता है। रुपया भारत में है, वहां रियाल है। 1 लाख रियाल का नोट चलता है। यह है स्थिति, क्योंकि नोट बड़ा बनाना पड़ता है, क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा है। अब वहां से जरा रिपोर्ट देखिए हमारी। ईरान में महंगाई बहुत हो गई है, तो मैं शॉप में आया हूँ। तो ये शॉप में सब सामान है। मैंने जो है मैदा खरीदा है आधा किलो का, और मस्का लिया है, और साथ में अंडा लिया है, और ये अंडा है, और साथ में मैंने दूध लिया है। ये दूध जो है 3 किलो है। देखते हैं कितना बिल होता है, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ईरान में महंगाई कितनी है। हाँ, कुलन चेक शुदा 396 तुमान हुआ है, और 1.4 से आप डिवाइड कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कितना हुआ है। तो 1.4 से डिवाइड करेंगे तो 282 रुपीज हुआ है। आप सोचें ईरान में महंगाई है या नहीं है। अब आपको दिखाऊं, आपने देखी रिपोर्ट ईरान से। दूसरी तरफ देखिए, ईरान में प्रदर्शन खमनेई के खिलाफ भी हो रहे हैं और खमनेई के हक में भी हो रहे हैं। ये उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। अब देखिए जरा, ये उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। खमनेई के हक में भी प्रदर्शन हो रहा है। उनके हक में भी ईरान में लोग सड़कों पर उतरे और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपको देखिए, इसी तरह खमनेई के खिलाफ लंदन में प्रोटेस्ट हो रहा है। ईरान को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। ये लंदन की तस्वीर देख रहे हैं। और जब चारों तरफ प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, तो आज ईरान के राष्ट्रपति खुद सड़कों पर उतरे प्रदर्शन में शामिल होने के लिए। और ईरान में जो आलम है प्रदर्शन का, वो ये देखिए जरा। ये खमनेई के समर्थन में प्रदर्शन हो रहा है। दोनों तरफ प्रदर्शन हो रहा है। देखिए, लिखा है कि अमेरिका को घुटनों पर लाएंगे।
अब देखिए जरा, ट्रंप आखिर क्या कुछ बड़ा करने वाले हैं। ट्रंप ने बहुत जरूरी ऑर्डर अमेरिका के लोगों को दिया है जो ईरान में रहते हैं। ईरान में अमेरिका के दूतावास ने दिशा निर्देश जारी किए जिसमें जितना जल्दी हो सके कहा गया ईरान फौरन छोड़ दो। कहा ईरान में बढ़ते विरोध प्रदर्शन और हिंसक रूप ले सकते हैं। सड़कें बंद कर दी गई हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इंटरनेट बैन है। एयरलाइंस अब ईरान से आने जाने वाली उड़ानें रद्द कर रही। इंटरनेट की परेशानी के लिए तैयार रहो और वैकल्पिक योजनाओं बनाओ। ईरान से सड़क के रास्ते आर्मेनिया या तुर्की जाने की तैयारी कीजिए। अमेरिका के बाद स्वीडन भी ईरान से अपने नागरिकों को निकाल रहा है। एडवाइजरी जारी कर स्वीडिश नागरिकों को ईरान छोड़ने के लिए कहा गया है और इसी अंदाजा इससे लगाया जा रहा है कि ईरान में बड़ा हमला हो सकता है क्योंकि इजरायली मीडिया ने ईरान के पास हवाई मूवमेंट का दावा किया। कहा अमेरिकी जेट ईरानी एयर स्पेस के पास उड़ान भरते देखे गए। इनमें हवा में ईंधन भरने वाले जहाज और B-252 बॉम्बर भी शामिल है। इजरायली मीडिया ने कहा इन एयरक्राफ्ट ने कतर बेस से उड़ान भरी है। दरअसल अमेरिकी अफसरों ने ट्रंप को हमले के विकल्पों पर ब्रीफ किया है जिसमें B-2 बॉम्बर से ईरान में बंकर बस्टर बम दागने का विकल्प भी है। व्हाइट हाउस ने कहा ईरान की ओर से हमें बातचीत का संदेश मिला है। प्रवक्ता ने कहा राष्ट्रपति ट्रंप सभी संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। सुनिए जरा व्हाइट हाउस के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं। I think one thing President Trump is ईरान अगर बात करना चाहता है तो भी इस मामले में राष्ट्रपति ट्रंप बहुत अच्छे हैं। वो हमेशा मुद्दों को बातचीत की टेबल पर रखते हैं। हवाई हमले उन कई विकल्पों में से एक होंगे जो ट्रंप के सामने मौजूद है। हालांकि कूटनीति हमेशा उनके लिए पहला विकल्प होती है। options on the table and airstrikes would be. ईरान कोई युद्ध नहीं चाहता, लेकिन हम किसी भी स्थिति के लिए तैयार हैं। इस बार पहले की तुलना में ज्यादा तैयारी के साथ खड़े हैं। दुश्मन अपने कदमों को भाप नहीं पा रहा है, जबकि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन बातचीत होगी तो आपसी सम्मान, गरिमा और अपने देश के हितों को देखते हुए होगी। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें ईरान को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। ईरान को जल्द मदद पहुंचने वाली है। ट्रंप ये कह रहे हैं ईरान के प्रदर्शनकारियों को ट्रंप का संदेश है, मैंने सारी मीटिंग रद्द कर दी है। ट्रंप ने कहा कि हथियारों को बड़ी कीमत चुकानी होगी। यानी ट्रंप कह रहे हैं कि मदद पहुंचने वाली है, हथियारों को बड़ी कीमत चुकानी होगी। क्या ट्रंप आज रात कुछ बड़ा करने वाले हैं? सवाल यह है और वो बड़ा क्या होगा। आपको बताऊं कि क्या जो कुछ ईरान में हो रहा है उसमें अमेरिका और इजराइल का हाथ है। पिछले दिनों एक मोसाद का एजेंट पकड़ा ईरान ने और उसके पास से ये सारे हथियार भी मिले थे। वो ईरान में क्या कर रहा था, सवाल ये। ये हथियार उस मोसाद के एजेंट के पास से मिले हैं। मोसाद खुफिया एजेंसी है इजराइल की। दूसरी तरफ आज कैसे ईरान ने फ्रांस, जर्मनी के राजदूत को बुलाया और दिखाया कि ये जो प्रदर्शनकारी हैं देखो कैसे गोलियां चला रहे हैं ईरान में। ये प्रदर्शनकारियों ने मुंह ढक रखा है। आगे बैठे हुए ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस के राजदूत और कहा है कि आप अपने विदेश मंत्री को बताइए कि कैसे बाहरी ताकतें आकर ईरान में आग लगा रही हैं। और आपको बताऊं क्या वाकई अमेरिका और इजराइल का हाथ ईरान में हो सकता है। वजह सबसे पहले आपको बताऊं, ईरान ने कहा बवाल में इजराइल अमेरिका का हाथ है। मोसाद और CIA के एजेंट पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। कुछ दिन पहले इजरायली एजेंसी के एजेंट पकड़े गए थे। दावा ईरान के प्रदर्शन में मोसाद के एजेंट शामिल हैं। इसके अलावा अमेरिका, इजराइल सोशल मीडिया को भी अपना हथियार बनाते हैं। फोटो, वीडियो पोस्ट के जरिए ईरान विरोधी माहौल बनाने का भी आरोप लगा रहा है ईरान। दुनिया भर के सोशल मीडिया पर ईरान विरोधी कंटेंट की भरमार है, जिसके जरिए यह बता रहे हैं कि ईरान में सब सरकार विरोधी हैं। इसके अलावा ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी
अमेरिका में रहते हैं, लगातार वहां से सोशल मीडिया के जरिए प्रदर्शन करवा रहे हैं, क्योंकि रोजाना पहलवी के लोगों से अपील करते हैं वीडियो बनाकर। रिजा पहलवी खमनेई का तख्ता पलटकर सत्ता संभालना चाहते हैं और इस काम में उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति का भी समर्थन मिल रहा है। आपको याद होगा, अमेरिका ने पहली बार नहीं किया, इससे पहले भी अमेरिका पहले भी कई देशों में इसी तरह से अपने लोग बिठा चुका है। इराक से सद्दाम हुसैन का तख्ता पलटकर इयाद अल्लावी को बिठाया गया। 2003 में अंतरिम पीएम बने अल्लावी अमेरिका समर्थित माने जाते हैं। दूर मत जाइए, 2024 में सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद का तख्ता पलट हुआ, जिसके बाद उग्रवादी नेता अहमद अल शरा अंतरिम राष्ट्रपति बने, जो व्हाइट हाउस में ट्रंप से मिले और उन पर लगा बैन भी हट गया। इससे कुछ वक्त पहले कुछ ऐसा ही आरोप बांग्लादेश में हसीना के तख्ता पलट पर लगता है। कहते हैं अमेरिका ने ही मोहम्मद यूनुस को गद्दी पर बिठाया था। तो ये सारे उदाहरण हमारे सामने हैं जो इशारा कर रहे हैं कि क्या अमेरिका दूसरे मुल्कों में ऐसा दखल देता है। सुनिए जरा जमीर जाफरी जो ग्राउंड पर मौजूद है, जो दिखा रहे हैं कि खमनेई के समर्थन में भी प्रदर्शन हो रहा है। एनडीटीवी के तमाम व्यूअर्स को आदाब और नमस्ते। मैं इस वक्त शहर मुकद्दस कुम में हूं। 12 जनवरी है आज और एक बहुत बड़ी रैली निकली है रहबर मुअज्जम हजरत आयतुल्लाह खामेनाई के सपोर्ट में, ईरान के सपोर्ट में। अगर आप देखें, हजारों लाखों की तादाद में यहाँ लोग यूनाइटेड हैं। सबका एक ही पैगाम है, पैगाम यह है लब्बैक या खामेनाई, लब्बैक या खामेनाई। यानी जो वेस्टर्न प्रोपोगेंडा ईरान को और ईरान को टुकड़ों में बांटना चाहता था, कह रहा था कि ईरान की पब्लिक गवर्नमेंट के मुखालिफत में है, ये तमाम लोग आके एक नारा एक परचम के तहत कह रहे हैं हम सब ईरानी हैं, हम सब रहबर मुअज्जम के सिपाही हैं। और अमेरिका और इसराइल को एक ही पैगाम है, मुर्दाबाद अमेरिका, इसराइल मुर्दाबाद। अगर आप देखें लाखों की तादाद में जहां तक आपकी नजरें जाएंगी सिर्फ और सिर्फ आपको लोग नजर आएंगे, एक नारा नजर आएगा। और जो सबसे खूबसूरत नारा है वो इन लोगों का नारा है हैदर हैदर। यानी बताना चाहते हैं कि इसराइलियों को तारीख में अगर किसी ने हराया था तो अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब ने हराया था, और आज भी अगर इनसे कोई मुकाबला कर रहा है तो अली वाले कर रहे हैं। और ये तमाम जो परचम हैं, ये तमाम सरबाज जो हैं, वो रहबर मुअज्जम हजरत आयतुल्लाह खामेनाई के सिपाही हैं। एक तरफ खमनेई के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, एक तरफ हक में भी लोग हैं। ये बता रहा है कि दोनों तरफ की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर जो चल रहा है, जो वायरल हो रहा है, क्या वो प्रोपेगेंडा का हिस्सा है या वो रियलिटी है? इस तरह की बहुत सी तस्वीरें आपने देखी होंगी कि लड़कियां तस्वीरें जला रही हैं, लोग तस्वीरें जला रहे हैं। इसमें एआई वीडियो भी है, इसमें वो लोग भी हैं जिनका ईरान से कोई ताल्लुक नहीं, इसमें वो लोग भी हैं जो अमेरिका, इजराइल और दूसरे देशों में रहते हैं, वो भी ये तस्वीरें जारी कर रहे हैं। तो सवाल उठ रहा है, क्या ये किसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा है या फिर ये सच है? लोगों में गुस्सा है, वही निकलकर सामने आ रहा है। खमनेई की तस्वीरें जला रहे हैं, लोगों को आप देख रहे हैं। खुमैनी के जो पोस्टर हैं वो भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। कोई आज शख्स आता है, तेल छिड़कता है और उसके बाद उसमें आग लगा देता है। ऐसी बहुत सी पुरानी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही हैं, जिसके जरिए बताया जा रहा है देखो कितना गुस्सा है और लोग जगह जगह आग लगा रहे हैं। एक तस्वीर जो सबसे ज्यादा वायरल है वो है ये तस्वीर, जिसमें एक लड़की सिगरेट से खुमैनी की तस्वीर जलाती है। ये न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वायरल तस्वीर है। कहा जा रहा है कि महिलाओं में गुस्सा है, खुमैनी के खिलाफ गुस्सा है। बेशक गुस्सा हो सकता है, लेकिन इस महिला का खुमैनी से, खमनेई से कोई ताल्लुक नहीं है, ना ईरान से कोई ताल्लुक। ये जिस महिला को आप देख रहे हैं, दावा किया जा रहा है कि ये इसका ताल्लुक इजराइल से है, कनाडा से है। यह अकाउंट आप देख रहे हैं, इस लड़की का यह अकाउंट है और जिसमें साफ लिखा है इसका ताल्लुक है कनाडा से। अकाउंट बेस्ड इन कनाडा लिखा हुआ है। इसका नाम है मोटिसिया। अब मैं आपको बताऊं कि आखिर अमेरिका और इजराइल जब भी किसी देश से युद्ध की स्थिति में होते हैं तो वो सिर्फ हथियारों और गोला बारूद से नहीं लड़ते हैं, बल्कि वो सोशल मीडिया पर भी एक गुप्त जंग छिड़ते हैं, जिससे एक नजरिया बनता है और वो नजरिया पूरी दुनिया में उस देश के खिलाफ बनता है। दुश्मन की सत्ता के खिलाफ नैरेटिव बनाया जाता है। दावा है
ईरान के खिलाफ भी अमेरिका और इजराइल ऐसे ही साइबर वॉर में लगे हैं। उसके उदाहरण के लिए यह तस्वीर देखिए, क्योंकि ईरान को लेकर यह तस्वीर सबसे ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें लड़की ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई की तस्वीर को जलाकर उससे सिगरेट सुलगा रही है। कई सोशल मीडिया अकाउंट से यह तस्वीर साझा हो रही है और ऐसा दिखाया जा रहा है कि यह लड़की ईरान की किसी जगह पर खामनेई की तस्वीर में आग लगा रही है। लेकिन जब इसकी पड़ताल की गई तो वीडियो को लेकर पोस्ट करने वाली लड़की का प्रोफाइल देखा गया, तब पता चला कि इस लड़की का नाम है मार्टिशिया एडम्स, जो ईरान की है ही नहीं बल्कि ये एक यहूदी है। यहूदी बताई जाती है, जिसका सोशल मीडिया अकाउंट लोकेशन इसमें कनाडा बताया जा रहा है। यानी यह कहना कि यह ईरानी लड़की है और खामनेई के खिलाफ ईरान में खड़े होकर इस तरह के प्रदर्शन कर रही है, वो गलत है। अब अगली तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में भी खामनेई के पोस्टर को आग लगाने वाली पोस्ट की गई, लेकिन यह अकाउंट की लोकेशन फ्रांस की है। अब अगली तस्वीर देखिए। डॉटर्स ऑफ पर्शिया नाम से बने अकाउंट ने प्रदर्शन की फोटो पोस्ट की, जबकि इस अकाउंट की पड़ताल की तो पता चला यह यूरोप से चलता है। ऐसी ही ये तस्वीरें एमिली नाम के अकाउंट से पोस्ट हुई हैं, लेकिन यह अकाउंट इजराइल से चलता है। तो इस तरह के बहुत से ऐसे वॉर जो लड़े जाते हैं और जीते जाते हैं, न सिर्फ वो हथियारों से बल्कि नजरिया बनाकर भी। हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं पवन दुग्गल साहब। पवन दुग्गल साहब, मेरा सवाल आपसे ये कि क्या सोशल मीडिया पर जो हम देख रहे हैं बहुत सी फेक चीजें चलाई जाती हैं, एक माहौल बनाने के लिए उस देश के खिलाफ, ऐसा भी होता है क्या? साइबर वॉर आज हर कंट्री के एमिनेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्सेनल का पॉइंट है। अब सवाल यह है कि इन तरह के साइबर आक्रमणों को डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और अल्टीमेटली उसको इफेक्टिवली पॉइंट आउट करें टू द राइट सोर्स, उसके लिए भी दिक्कत आ जाती है। तो अकाउंटेबिलिटी अक्सर नहीं हो पाती, तो सबूत अक्सर सामने नहीं आते। इसका ये तात्पर्य नहीं है कि जो सॉवरेन गवर्नमेंट्स हैं वो साइबर वॉरफेयर के महत्व को नहीं जानती। इनफैक्ट आजकल बहुत सी सॉवरेन गवर्नमेंट्स तो डार्कनेट पर जाकर भी डार्कनेट के फोर्सेस का इस्तेमाल करती हैं, ताकि कहीं ना कहीं उन्हें इस तरह की जो साइबर युद्ध एक्टिविटीज हैं उसमें सफलता मिल सके। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। अब सवाल यह है कि आखिर ट्रंप अब क्या करने जा रहे हैं? ट्रंप ने कुछ वक्त पहले ट्वीट किया और कहा प्रदर्शनकारियों परेशान मत हो, मदद रास्ते में है, मदद पहुंचने वाली है। किस तरह की मदद है? लेकिन ट्रंप जो बैठकें कर रहे हैं वो ये कि जो भी ईरान के साथ होगा ट्रंप उनके खिलाफ होंगे। देखिए जरा, अब सवाल यह है कि ट्रंप ने ईरान से व्यापार करने पर अब टैरिफ की धमकी दी। ईरान से कारोबार करने वाले देशों पर 25% टैरिफ लगाएंगे। भारत पर भी ईरान से व्यापार पर 25% टैरिफ लग सकता है, क्योंकि ईरान से भारत के रणनीतिक और व्यापारिक संबंध है। अगर ट्रंप भारत पर 25% टैरिफ लगाते हैं तो यह कुल 75% हो जाएगा। आपको बताऊं कि भारत और ईरान में कितना व्यापार है। पिछले वित्त वर्ष में भारत ईरान में करीब 15,000 करोड़ का व्यापार था। भारत ने ईरान को करीब 11,000 करोड़ का सामान निर्यात किया, और जबकि भारत ने ईरान से 3600 करोड़ का सामान मंगवाया। ईरान से क्या क्या लेता है और क्या भेजता है भारत, आपको बताऊं। ईरान से चावल, चाय, चीनी, दवाएं सप्लाई होती हैं। साथ ही इलेक्ट्रिकल मशीनरी भी भारत ईरान को बेचता है। ईरान से भारत सूखे मेवे, केमिकल और कांच के प्रोडक्ट खरीदता है। और बड़ी चीज चावल, भारत के लिए ईरान एक बहुत बड़ा बासमती चावल का मार्केट है। मौजूदा वित्त वर्ष में अप्रैल से नवंबर तक 4,225 करोड़ का बासमती भेजा है। भारत ने ईरान को करीब 6 लाख मीट्रिक टन बासमती चावल भेजा था, लेकिन मौजूदा हालात से बासमती की सप्लाई पर असर पड़ रहा है। इसकी वजह से भारत में बासमती चावल की कीमतें कम हो रही। बासमती चावल के भाव 5 से 10 रुपए प्रति किलो कम हो गए हैं। सुनिए जरा, इस पर अब एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, भारत पर क्या असर होगा। ट्रंप द्वारा घोषित टैरिफ से भारत भी सीधे तौर पर प्रभावित है, क्योंकि भारत ईरान का एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार है। ईरान भारत को रूस से जोड़ने वाले अत्यंत महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे का एक प्रमुख केंद्र है। इस लिहाज से हमें आगे क्या होता है, इस पर सावधानी पूर्वक नजर रखनी होगी। Trump is exercising pressure on the current
तो अब देखिए जरा, ट्रंप इतने भर से रुकने वाले नहीं हैं। ट्रंप और क्या बड़ा कारनामा करने वाले हैं। ट्रंप अपने कारनामों के लिए ही आजकल चर्चा में है। फिर कुछ नया करने वाले हैं ट्रंप। न सिर्फ वेनेजुएला, ईरान, बल्कि अगला कदम क्या होगा, तस्वीर में आपको अगली दिखाऊं कि कैसे ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाया। और न सिर्फ वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाया, अब अगला टारगेट ईरान के बाद है ये ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड को ट्रंप अमेरिका में मिलाने वाले हैं। वेनेजुएला के कार्यकारी राष्ट्रपति बन चुके हैं और अब ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बना लेंगे। देखिए जरा, ग्रीनलैंड है कहां। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं, ये आप नक्शा देख रहे हैं, ये अमेरिका का नक्शा है। अमेरिका में है 50 राज्य। ग्रीनलैंड को भी अगर ट्रंप मिला लेंगे तो 51 राज्य हो जाएंगे। इसको लेकर बाकायदा अमेरिका में बिल पेश किया जा चुका है। वो बिल ये है कि अमेरिका में जो 50 राज्य हैं, ग्रीनलैंड को अपने देश में मिलाकर 51 राज्य हो जाएंगे। अब देखिए वो कैसे होगा, क्या करने वाले हैं ट्रंप। कुछ ऐसे अमेरिका से सीधे ग्रीनलैंड में जाकर लैंड होंगे। ग्रीनलैंड पर कब्जे का बिल अमेरिकी संसद में पेश हुआ है। ट्रंप के समर्थक अमेरिकी सांसद रैंडी फाइन ने यह बिल पेश कर दिया है। इस बिल का नाम ग्रीनलैंड एनेक्सेशन एंड स्टेटहुड एक्ट है। आपको बताऊं, सांसद ने ट्रंप की फोटो के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीर साझा की है। बिल का मकसद ग्रीनलैंड को अमेरिका का 51वां राज्य बनाना है। ट्रंप ने बिल का समर्थन कर कहा, यह अमेरिकी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। पहले भी कहा था कि हम कदम उठा रहे हैं, भले किसी को अच्छा लगे या फिर ना लगे। रूस के पूर्व राष्ट्रपति ने तंज कसते हुए अमेरिका को चिढ़ाया है। दिमित्री मेदवेदेव ने कहा, जल्दी करो वरना पुतिन आ जाएगा। ट्रंप प्रशासन ने तो ग्रीनलैंड के लोगों को पैसों का भी ऑफर दिया था, जिस पर ग्रीनलैंड और डेनमार्क ने नाराज होकर कहा, नॉट फॉर सेल, यानी बिकाऊ नहीं है, क्योंकि ग्रीनलैंड पर पिछले 300 सालों से डेनमार्क का कंट्रोल है। लेकिन अमेरिका में बिल आया है जिसे दोनों सदनों से पास कराना होगा। बिल पास हुआ तो क्या बदलेगा? बिल पास होने पर अमेरिकी राष्ट्रपति को कई अधिकार मिल जाएंगे, ताकि कानूनी रूप से ग्रीनलैंड को अमेरिका में मिलाया जा सके। अगर कब्जा सफल हुआ तो ग्रीनलैंड अमेरिकी इलाका बनेगा और इसके बाद उसे 51वां राज्य बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके लिए राष्ट्रपति ट्रंप को संसद को एक रिपोर्ट सौंपनी होगी, जिसमें बताना होगा कि कौन कौन से फेडरल कानून बदलने होंगे। इसके बाद ग्रीनलैंड में अमेरिका जैसा एक संविधान बनेगा और अमेरिकी संसद इसे मंजूरी देगी और ग्रीनलैंड पूर्ण राज्य बन जाएगा अमेरिका का। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। इस पर ट्रंप कई बार इस तरह के बयान दे चुके हैं, बिल आ चुका है और क्या पास भी हो जाएगा। ट्रंप क्या कह रहे हैं? I'm not talking about money for Greenland yet. I might talk about हम ग्रीनलैंड पर कुछ करके ही रहेंगे, चाहे उन्हें पसंद हो या ना हो। Greenland, whether they like it or not. अगर हमने आसान तरीका नहीं अपनाया तो हम मुश्किल तरीका अपनाएंगे। China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. अगर हमने ऐसा नहीं किया तो रूस या चीन ग्रीनलैंड पर कब्जा करेंगे और हम रूस या चीन को पड़ोसी के रूप में नहीं रखना चाहते। ठीक है? Easy way, but if we don't do it the easy way, we're going to do it the hard way. अब देखिए, बड़ी चीज ये कि ग्रीनलैंड की बात बहुत हो रही है, लेकिन क्या कभी आपने ग्रीनलैंड देखा है? कैसा है ये ग्रीनलैंड, कैसा दिखता है ये, मैं आपको दिखाता हूं। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। सोचिए, इसका क्षेत्रफल जो है वो 21 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के क्षेत्रफल का लगभग 2/3 है। लेकिन इसकी आबादी छोटे शहर जितनी है। यहां सिर्फ 57,000 के आसपास लोग रहते हैं। इससे ज्यादा लोग, 28 लाख की आबादी तो उत्तर प्रदेश में रहती है, 28 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश में रहती, लखनऊ में रहती है 28 लाख की आबादी। ग्रीनलैंड के शहरों के बीच कोई सड़क नेटवर्क नहीं है। यहां यात्रा सिर्फ नाव, हेलीकॉप्टर या प्लेन से ही होती है। सर्दियों में बर्फ पर चलने वाली डॉग स्लेज का इस्तेमाल होता है। यह एक तरह की गाड़ी होती है जिसे कुत्ते खींचते हैं। उत्तर में होने से यहां गर्मियों में कुछ महीने सूरज नहीं डूबता है, जबकि सर्दियों में कई हफ्तों तक सूरज निकलता ही नहीं है। यहां अपराध कम है, इसलिए कैदियों को दिन में जेल से निकलने की आजादी है। फैक्ट्रियां और गाड़ियां बहुत कम हैं, इसलिए यहां की हवा दुनिया में सबसे शुद्ध है। ग्रीनलैंड का ज्यादातर हिस्सा बर्फ की मोटी मोटी चादर से ढका रहता है।
इस वजह से यहां कुछ नहीं उगता। पेड़ों को बढ़ने में यहां पर 50 से 100 साल तक लग जाते हैं, लेकिन यहां धरती में खनिज का विशाल भंडार दबा हुआ है, जिनका इस्तेमाल मिसाइलों से लेकर इलेक्ट्रिक कार, बैटरी तक में होता है। अभी इन खनिजों की सप्लाई पर चीन का एक छत्र राज है, इसलिए अमेरिका ग्रीनलैंड के इन धातुओं पर कब्जा करना चाहता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ग्रीनलैंड के पास समुद्र में तेल गैस के भंडार भी हैं, इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इस पर अपना कब्जा चाहते हैं। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं इस पर। इसका अर्थ होगा नाटो का वो स्वरूप समाप्त हो जाएगा जिसे हम जानते हैं, क्योंकि नाटो में अमेरिका एक सबसे बड़ा सुरक्षा देने वाला देश है। provider of security in NATO. और आइए ईरान और अमेरिका से निकलकर भारत और चीन की बात करते हैं। जमीन के टुकड़े पर आर पार हो गया है। विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है और सरकार ने कुछ किया नहीं। इसका सच क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कहां कब्जा किया है, क्या चीन और भारत के बीच ऐसे हालात हैं? ये गलवान की तस्वीरें जब दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने थीं और भारत ने चीन के बहुत से सैनिकों को ढेर कर दिया था लाठी डंडों से ही। अब विरोधी ये कह रहे हैं, विपक्ष ये खास तौर पर कह रहा है कि चीन ने भारत की शक्सम वैली पर कब्जा कर लिया है। यह है शक्सगाम। भारत चीन में इसको लेकर विवाद है और विपक्ष का आरोप है कि इस पर कब्जा कर लिया है चीन ने। क्या गलवान जैसी झड़प फिर होने वाली है? क्या भारत चीन के बीच शुरू हुई तकरार बड़े विवाद में बदल जाएगी? जमीन के एक टुकड़े को लेकर क्या चीन फिर किसी बड़ी साजिश में है? और जो जिनपिंग हाल में मोदी से दोस्ती कदम भर रहे थे, क्या वो फिर लाल आंखें दिखाने लगे हैं? तो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान खुद टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इसलिए चाइना को चाहिए कि इस प्रकार की कोई भी एक्टिविटी है तो उसको रोके। बंद कमरे में ही सही लाल आंख दिखाई, ये जानना तो देश का हक है। जम्मू कश्मीर के जिस शक्सगाम घाटी को लेकर सियासी कोहराम मचा है, चीन के बहाने जिस मुद्दे पर विपक्ष सरकार पर तीर चला रहा है, आखिर वो जमीन है किसकी और इसे लेकर विवाद शुरू क्यों हुआ, इसका पूरा सच आपको बताएंगे। दिखाएंगे कि भारत चीन के बीच तकरार में पाकिस्तान का क्या कनेक्शन है। अब देखिए जरा घाटी क्या है और घाटी में क्या हो रहा है। जिस शक्सगाम घाटी पर सवाल उठ रहे हैं वो चीन का हिस्सा है, ये चीन कह रहा है। चीन को अपने इलाके में हर तरह के निर्माण का पूरा अधिकार है और इस पर किसी तरह का कोई सवाल ही नहीं उठाया जा सकता। हमने पाकिस्तान से 1960 के दशक में सीमा समझौता किया था। यह फैसला दो संप्रभु देशों ने अपने अधिकारों के तहत किया है। तभी से शक्सगाम घाटी का इलाका हमारा हिस्सा है, चीन कह रहा है। कश्मीर पुराना जटिल मुद्दा है, भारत पाक बातचीत से सुलझा ले। शक्सगाम में चीन हर मौसम में इस्तेमाल होने लायक सड़क बना रहा है। रिपोर्ट है कि यहां चीन ने करीब 75 किलोमीटर सड़क बना ली है। भारत ने इस पर जवाब दिया। शक्सगाम में चीन के किसी प्रोजेक्ट या निर्माण का विरोध करता है हिंदुस्तान। शक्सगाम घाटी भारत के जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा है। 1963 के चीन पाक समझौते को हमने कभी भी मान्यता नहीं दी है। हम पाकिस्तान और चीन के उस समझौते को भी अवैध मानते हैं। पाक ऐसे क्षेत्र दूसरों को नहीं दे सकता जो पहले के जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। भारत का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन यहां से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है। शक्सगाम में निर्माण कर चीन भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। सीपेक यानी जो कॉरिडोर है चीन और पाकिस्तान का, उसके जरिए चीन एक बार फिर विस्तारवाद की नीति पर चल रहा है। चीन अरब सागर और हिंद महासागर में अपनी पैठ बनाना चाहता है, यह है उसका मकसद। सुनिए जरा इस बवाल पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं। शक्सगाम वैली इज इंडियन टेरिटरी। शक्सगाम घाटी भारतीय क्षेत्र है। हमने 1963 में किए गए तथाकथित चीन पाकिस्तान सीमा समझौतों को कभी मान्यता नहीं दी है। हम लगातार कहते हैं कि ये समझौता अवैध और अमान्य है। हम तथाकथित चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को मान्यता भी नहीं देते, क्योंकि ये भारतीय क्षेत्र से होकर गुजरता है, जिस पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है।
ये बात पाकिस्तानी और चीनी अधिकारियों को कई बार स्पष्ट रूप से बता दी गई है। आपने जिस क्षेत्र का जिक्र किया है वो चीन का है। अपने ही क्षेत्र में चीन को बुनियादी ढांचा बनाने का पूरा अधिकार है और ये जायज है। 1960 के दशक में चीन और पाकिस्तान ने सीमा समझौता किया था और दोनों देशों ने सीमा का जो निर्धारण किया था, संप्रभु देशों के रूप में उस पर उनका पूरा अधिकार है। सक्सगाम वैली पर भारत, पाक और चीन के 1963 के समझौते को गैर कानूनी मानता है। हम वहां किसी भी गतिविधि को स्वीकार नहीं करते हैं। विदेश मंत्रालय ने पहले ही साफ कर दिया है कि हमें अपने हितों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने का अधिकार है। जहां तक चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात है, हम इसे स्वीकार नहीं करते हैं और इसे दोनों देशों का एक गैर कानूनी काम मानते हैं। CPEC 2.0। लेकिन ये यहीं खत्म हो जाता, बात और थी। आज एक मुलाकात हुई दिल्ली में जिस पर विपक्ष को एक बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा मिल गया। देखिए, मुलाकात हुई बीजेपी के नेता और सीपीसी चीन की पार्टी के दरमियान। बीजेपी के नेता मिले चीन के राजनीतिक पार्टी के साथ, जिस पर यह बवाल हुआ कि आखिर दिल्ली में मुलाकात क्यों हुई। विपक्ष सवाल पूछने लगा कि आखिर बीजेपी को चीन की पार्टी से मिलने की जरूरत क्या है। देखिए, पवन खेड़ा कह रहे हैं मोदी सरकार की विदेश नीति वेंटिलेटर पर है। जिन्हें लाल आंख दिखाना था उनके लिए लाल कालीन बिछा दी है। हमें सरकार की मुलाकात से नहीं, बीजेपी से के ढोंग से दिक्कत है। केसी त्यागी कह रहे हैं कई दौर की बात के बाद भी चीन आक्रामक गतिविधियों में लगा है। हम चीन के साथ संबंधों में सुधार चाहते हैं, लेकिन चीन समझौतों का उल्लंघन कर रहा है, तो हमें यह किसी कीमत पर मंजूर नहीं है। मनोज झा कह रहे हैं मोदी सरकार विदेश नीति के साथ क्यों खिलवाड़ कर रही है। क्या मोदी फिर जिनपिंग को झूला झुलाते रह जाएंगे और चीन फिर से गलवान जैसी साजिश करने वाला है। कविंद्र गुप्ता कह रहे हैं पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर हमारा है और हमारा रहेगा। चीन ने पहले अरुणाचल के कुछ हिस्सों पर दावा किया था, लेकिन उसकी ऐसी कोई हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब यह 1962 का भारत नहीं है, यह 2026 का नया भारत है। सुप्रिया श्रीनेत कह रही है बीजेपी दफ्तर में बीजेपी और सीपीसी नेताओं के बीच बैठक हुई। बीजेपी चीन में कौन सा गुप्त समझौता हुआ है, यह रिश्ता क्या कहलाता है, बीजेपी ने देशद्रोह क्यों किया है, वो ये आरोप लगा रही है। सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं, उसके बाद चकसम वैली के कब्जे की सच्चाई मैं आपको बताऊंगा। चीन ने हमारे हितों पर कुठाराघात किया है, क्या उस पर चर्चा हुई? गलवान से लेकर लद्दाख से लेकर और अब जो नया कल जो दावा किया है उससे शक्सगाम घाटी कश्मीर, कल ही बैठक हुई और अभी दावा भी हो गया कि शक्सगाम घाटी जो है कश्मीर की वो चीन की है। बंद कमरे में ही सही, लाल आंख दिखाई, ये जानना तो देश का हक है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कल चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के आला लोगों से मिली है। शायद मन में संभावना हो चाइना की ही तरह एक राष्ट्र एक दल रहे, एक मेजॉरिटेरियन, बाकी कोई मायने नहीं रखता है। मुझे प्रधानमंत्री जी का बयान नजर आता है, सब काफूर हो गया ना, अब कोई चिंता नहीं, फिर से झूला झुलाने की तैयारी हो रही है। देखिए, बिल्कुल इलीगल एक्टिविटी है और इस तरह की कोई भी चीज को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसलिए चाइना को चाहिए कि इस प्रकार की कोई भी एक्टिविटी है तो उसको रोके। भारत सरकार ने भी इसका संज्ञान लिया है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने साफ कहा है। आपको लगता है ये जो सड़क निर्माण हो रहा है ये रोक देना चाहिए उन्हें? बिल्कुल, ये सारा निर्माण रुकना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। 140 करोड़ से ज्यादा नागरिकों को जिनमें से बहुमत ने आपको काम करने का मौका दिया, उनसे आप देश की वास्तविक स्थिति की जानकारी उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं है, तो क्या फिर आपको सत्ता में रहना चाहिए? चीन के साथ जो जमीन को लेके दिक्कतें हैं उसका एक लंबा इतिहास है और कांग्रेस पार्टी इस पे राजनीति ना करे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल के दौरान ही ये सारी दिक्कतों की नींव बनी। जम्मू कश्मीर का जो पूरा इलाका है जो पाकिस्तान के पास है, जो इलीगल चाइना के पास है या इलीगल पाकिस्तान के पास है, उस पे कोई भी एग्रीमेंट करना वो बिल्कुल ही गलत है, इलीगल है। वो जो चाइना के पास है, पाकिस्तान के पास है, वो इलीगली ऑक्युपाइड एरियाज है और वक्त आने वाला है कि वो भारत के पास आएंगे।
और आइए अब आपको बताऊं कि ये जो चीन के कब्जे का दावा हो रहा है उसका सच क्या है। सच आपके सामने, ये मैप है भारत का। ये आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर नजर आ रहा है आपको, ये जम्मू कश्मीर है। वो हरे रंग में जो आप देख रहे हैं पाकिस्तान का हिस्सा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, और ऊपर का हिस्सा जो आप देख रहे हैं लाल रंग में ये है शख्सगाम। जब पाकिस्तान ने कब्जा किया जम्मू कश्मीर के हिस्से पर अवैध रूप से, तो यह हिस्सा उसमें चला गया और इस हिस्से को बाद में पाकिस्तान ने चीन को दे दिया। यह है कहानी। अब मैं आपको बताऊं कि शख्सगाम का यह पूरा इलाका करीब 5180 वर्ग किलोमीटर का है और यानी शख्सगाम घाटी गोवा से भी बड़ा हिस्सा है। जो लाल हिस्सा आप देख रहे हैं सियाचिन ग्लेशियर के उत्तर में है, रणनीतिक रूप से बहुत अहम है यह हिस्सा। साथ ही क्योंकि यहां पर एशिया के 5 देशों की सीमाएं सटी हुई हैं, यहां से भारत, पाकिस्तान, चीन के साथ अफगान और ईरान की सीमा भी यहां से सटती है। देश के बंटवारे से पहले शख्सगाम भारत का ही हिस्सा हुआ करता था क्योंकि पूरी जम्मू कश्मीर रियासत उस वक्त भारत का हिस्सा थी। 1948 में जम्मू कश्मीर के एक हिस्से पर पाक ने अवैध रूप से कब्जा किया। पूरे विवाद की जड़ पाकिस्तान का यही अवैध कब्जा है। 1963 में 1963 में पाकिस्तान ने चीन के साथ उस वक्त एक समझौता कर लिया और अवैध कब्जे वाले कश्मीर के शख्सगाम को चीन को सौंप दिया। यह है सच्चाई। और जब पाकिस्तान यह अवैध कब्जा कर रहा था तो पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है। अभी भी पाकिस्तान कुछ भी कर रहा है। तस्वीर पाकिस्तान ने दावा है ड्रोन भेजे और बॉर्डर पर ड्रोन देखे गए। और भारत ने खास तौर पर ऐसे ड्रोन को खत्म करने के लिए खास बटालियन बनाई है। भैरव कमांडो की बटालियन है। तो पाकिस्तान फिर भारत के खिलाफ ड्रोन वाली साजिश रच रहा है। 4 दिन के अंदर 3 बार पाकिस्तान ने भारत की ओर ड्रोन भेजे। दावा है कि बीती रात राजस्थान के जैसलमेर में पाक ड्रोन देखे गए। इससे पहले एलओसी के पास सांबा, राजौरी और पुंछ में पाक ड्रोन दिखे थे। रविवार को अंधेरा होते ही पाकिस्तान ने 5 ड्रोन भेजे। क्या पाक का मकसद भारत की सुरक्षा तैयारियों को परखना था? क्या पाक ने नए ड्रोन हासिल किए जिन्हें वो परख रहा है? क्या ड्रोन भेजकर पाकिस्तान किसी खतरनाक साजिश में? ड्रोन अटैक से भारत को उलझाकर वो घुसपैठ की फिराक में तो नहीं? पाकिस्तान ड्रोन के जरिए आतंकियों को हथियार भेज रहा है। साथ ही अब साजिश का हिस्सा है। गणतंत्र दिवस से पहले बॉर्डर पर सेना अलर्ट पर है, इसलिए जैसे ही पाकिस्तानी ड्रोन एलओसी पर दिखाई दिए तुरंत सुरक्षा बलों ने मशीन गनों से गोलीबारी शुरू कर दी। कुछ ही सेकंड में सभी पाकिस्तानी ड्रोन वापस चले गए और सुरक्षा बलों ने इलाके का सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। हाल ही में भारत ने नई भैरव बटालियन तैनात की है। भैरव कमांडो ड्रोन और साइबर हमले नाकाम करने में माहिर हैं और इन्हें ऐसी ट्रेनिंग दी गई है कि ड्रोन की हर बारीकी ये जानते हैं। पाक ने कौन सा ड्रोन भेजा है, कैसे मार गिराना है, इसके ये एक्सपर्ट्स हैं। ये जानते हैं कि कौन सा ड्रोन जासूसी वाला है, कौन सा हमले वाला है। यानी पाक की हर ड्रोन साजिश को फेल करने के लिए तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर में भी भारत ने अपनी ड्रोन ताकत दिखाई थी। भारत ने कई हाईटेक और एडवांस ड्रोन खुद बना लिए। हाल में अंबाला के पास सेना प्रमुख ने ड्रोन तैयारियां परखी। हजारों भारतीय ड्रोन और उनकी ताकत को देखकर दुश्मन कांप उठेगा। आर्मी चीफ ने ऐलान भी किया था कि ड्रोन फ्रंट में भारत पूरी तरह से तैयार है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं आर्मी चीफ। ड्रोन का जो नंबर बताना है वो हम आज प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब मैंने इसके बारे में बातचीत शुरू की थी आज से 1 से 1.5 साल पहले, तो वो तकरीबन मैं देखता था कि 500 किलोमीटर की बॉर्डर में मैं तकरीबन 500 ड्रोन देखता था। 5000 ड्रोन देखता था। 5000 अगर अपने ड्रोन देख रहा हूं तो उतने में मायने रखता हूं कि दुश्मन के भी उतने ही ड्रोन होंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि 500 किलोमीटर के दायरे में, लंबाई में आप 10,000 ड्रोन देखते हैं। आर्मी ने यह डिसाइड किया कि जितने ज्यादा ड्रोन है हम बना सकते हैं उतने ड्रोन बनाएंगे
और आज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर एक हम कमांड की बात करें तो हर कमांड के पास तकरीबन 5000 ड्रोन बनाने की काबिलियत है या वो बना चुका है। अब आगे आने वाले दिनों में मैं यही कहना चाहूंगा कि ये नंबर जो मैंने 10,000 बताया है, ये शायद 20,000 भी जा सकता है और ये लाख भी जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी इसको वहां पे लाना चाहेंगे। और ये जो लड़ाई है ये 4 दिन की चलेगी ऑप सिंदूर जैसे, या 4 साल की चलेगी यूक्रेन रशिया वॉर। अब देखिए जरा क्या हो रहा है। भारत भी पूरी तरह से तैयार है। भारत ने क्या तैयारी की है, ये आज भारतीय सेना ने वीडियो जारी किया है अपनी तैयारी का। अब सोचिए जरा भारत को यह तैयारी क्यों करनी पड़ रही है, क्योंकि आतंकियों ने बड़ी बैठक की है। हाफिज सईद का बेटा इस बैठक में शामिल था, सैफुल्लाह कसूरी शामिल था। देख रहे हैं तलहा सईद बैठा है, उसके बगल में सैफुल्लाह बैठा हुआ है। ये एक बड़ी बैठक हुई है और हर बड़ी बैठक के पीछे बड़ा मकसद होता है। क्या फिर किसी बड़ी साजिश में यह आतंकी संगठन है? पाकिस्तान फिर से भारत में आतंक फैलाने की साजिश कर रहा। सरहद के पास पाक आतंकियों ने 8 टेरर कैंप बना लिए हैं। इनमें 2 कैंप इंटरनेशनल बॉर्डर के पास है और 6 एलओसी के पास है। लेकिन हर टेरर कैंप और हर आतंकी भारत के टारगेट पर है। आर्मी चीफ ने ऐलान किया है कि कोई हरकत हुई तो हम छोड़ेंगे नहीं। खबर है कि भारत के कड़े रुख से पाक आतंकियों में खलबली है। लश्कर और जैश के आतंकी फिर एक छत के नीचे जमा हुए। जैश के गढ़ बहावलपुर में हाफिज का बेटा तलहा सईद और सैफुल्लाह को देखा गया। दावा है लश्कर के टॉप कमांडर जैश सरगना मसूद अजहर से मिलने गए। पहलगाम हमले से पहले भी ये आतंकी ऐसे ही मसूद अजहर से मिले थे। तो क्या पाक आतंकी भारत में किसी बड़ी वारदात की साजिश कर रहे हैं? सेना को खुफिया इनपुट मिला है कि जम्मू कश्मीर में 131 आतंकी सक्रिय हैं और इनमें से 122 पाकिस्तानी आतंकी जबकि 9 स्थानीय शामिल हैं। करीब 35 पाक आतंकी अकेले जम्मू क्षेत्र में सक्रिय बताए जा रहे हैं। फिलहाल इन आतंकियों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चल रहा है। वहीं पाक इन आतंकियों को हाईटेक हथियार भेजने की तैयारी में और आतंकियों के पास साथ पाक के एसएसजी कमांडो भी घुसपैठ का प्लान बना रहे हैं। खुद आज आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी साहब ने क्या कहा, सुनिए। टेररिस्ट कैंप के क्या हालात हैं, तो टेररिस्ट कैंप के हालात का मैं ये बताना चाहूंगा कि जितनी खबर हमारे पास है तकरीबन 8 कैंप्स अभी भी हमारे ऐसे नॉलेज में हैं जो कि एक्टिव हैं, जिसमें से 2 तकरीबन आईबी के अपोजिट हैं और 6 एलसी के अपोजिट हैं। और इन कैंप्स में तकरीबन अभी भी हम समझते हैं कि किसी प्रकार की प्रेजेंस या ट्रेनिंग है। तो इसलिए हम उसके नजर रखे हुए हैं, उसकी खबर कोशिश करते हैं हासिल करने की, और अगर कोई ऐसे दोबारा हरकत हुई तो हम जरूर उसको, जो हमारा इरादा है, हम उसको जरूर अंजाम दें। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, आपको महाराष्ट्र लिए चलता हूं। बीएमसी चुनाव किसका चलेगा दांव। आज प्रचार का आखिरी दिन था, प्रचार थम गया 5 बजे के बाद। अकबरुद्दीन ओवैसी प्रचार कर रहे थे, सुनिए। मकर संक्रांति की मुबारकबाद देता हूं। कल 5 बजे के बाद कोई जलसा नहीं, कोई नारा नहीं, इलेक्शन कैंपेनिंग बंद हो जाएगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की शान देखो, मोदी होने दो, शिंदे होने दो, फडणवीस होने दो, पवार होने दो, सब पतंग फैलाएंगे, सब पतंग फैलाएंगे। पंजा नहीं दिखेगा, घड़ी नहीं दिखेगी, कमल नहीं दिखेगा, पतंग दिखते रहेगी, दिखते रहेगी, दिखते रहेगी। तुम हमारी मस्जिदों को छीने, अदा को छोड़े, अल्लाह बना ले। अकबर ओवैसी, असद ओवैसी का निशाने पकड़। मैं तो अकबरुद्दीन के अलावा दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस आज बाइक रैली निकाल रहे थे, सड़कों पर थे। नागपुर की
तस्वीरें आप देख रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस नागपुर में थे, दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे भी मुंबई में प्रचार कर रहे थे। प्रकाश सुर्वे आले, प्रवीण दरेकर आए, आमचे सावंत आए। और दूसरी तरफ एक तस्वीर सामने दिखी जब उद्धव ठाकरे के सुपुत्र और राज ठाकरे के सुपुत्र दोनों एक साथ रैली निकाल रहे थे, अमित ठाकरे और आदित्य ठाकरे। प्रचंड असा त्यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये या भाईखळा विधानसभेमध्ये प्रचंड सर्व पदाधिकारी। दूसरी तरफ अब प्रचार थम गया है तो सड़क पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा भी नजर आई, पुलिस फ्लैग मार्च भी कर रही थी, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लेकिन मुंबई में हिंसा की तस्वीरें भी सामने आई, पार्टियों के आपस में कार्यकर्ता भी आमने सामने थे, भिड़ गए एक दूसरे से। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं डोंबिवली की, डोंबिवली में कार्यकर्ता एक दूसरे को पीटने लगे। एक और तस्वीर आई ठाणे से, ठाणे में भी कार्यकर्ता आमने सामने थे। पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता जब वोट मांगने निकलते हैं कैंपेन में तो बीजेपी और शिंदे गुट के बीच मारपीट हो गई। अब देखिए जरा, अजब दोस्ती गजब मुकाबला है। वैसे तो साथ साथ हैं विधानसभा में, लोकसभा में, लेकिन बीएमसी में देखिए जरा, मुंबई, ठाणे और कल्याण में जो चुनाव हो रहा है, यानी नगर पालिका का चुनाव जो हो रहा है, उसमें बीजेपी शिवसेना एक साथ लड़ रहे हैं और एनसीपी अलग लड़ रही है। मीरा भाईंदर और नवी मुंबई में बीजेपी और शिवसेना और एनसीपी ये तीनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। इसके अलावा पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में चाचा भतीजे साथ साथ हैं, एनसीपी शरद पवार और एनसीपी अजित पवार साथ हैं, बीजेपी खिलाफ लड़ रही है। कोल्हापुर में बीजेपी और एनसीपी साथ साथ है, शिवसेना अलग लड़ रही है आमने सामने। नासिक में बीजेपी अलग लड़ रही है और शिवसेना और एनसीपी एक साथ लड़ रहे हैं। तो ये सब बेमेल गठबंधन है, अजब गजब मुकाबले हैं। सुनिए सियासतदानों को। जनता को महायुति पे पूरा विश्वास है और मुझे जनता पर मुझे विश्वास है कि जनता ने अपना फैसला कर लिया है और इससे महायुति गठबंधन को और अधिक सीटें जीतने में मदद मिलेगी। बहुत बड़ा रिस्पांस है, काफी लोग खुश है, लोगों ने तय कर लिया है शिवसेना भाजपा महायुति के उम्मीदवार को जिताने का और मुंबई महापालिका में परिवर्तन लाने का निश्चय और संकल्प किया है। मुंबई महापालिका पर महायुति की सत्ता आएगी और महायुति का ही हमने तो ये मुंबई शहर है ना, ये मुंबई शहर के ऊपर हम लोगों ने बहुत सारा प्यार किया है, काम किया है, सब कुछ किया है। ये बीजेपी को बड़ा भी हम लोग ने किया है ना। आज की एक और बड़ी खबर है, अब 10 मिनट में नो डिलीवरी। पहले होम डिलीवरी की बात होती थी कि 10 मिनट के अंदर किसी भी तरह होम डिलीवरी करनी है। होम डिलीवरी करने वालों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन भी किया, सरकार के कानों तक आवाज गई और उसके बाद इस पर बड़ा एक्शन हुआ है। तो देखिए जरा क्या हुआ है। अब 10 मिनट में कोई डिलीवरी नहीं होगी। क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म की 10 मिनट की डिलीवरी पर रोक लगा दी गई है। अब जेप्टो, ब्लिंकिट, स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म 10 मिनट में डिलीवरी नहीं दे पाएंगे। साथ ही दरअसल डिलीवरी की समय सीमा पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई गई थी। इसमें ब्लिंकिट, जोमैटो, जेप्टो और स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म मौजूद थे। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने डिलीवरी कंपनी के साथ बात की और 10 मिनट डिलीवरी की समय सीमा को हटाने के लिए तैयार हो गए। सरकार के इस कदम का उद्देश्य यह है कि गिग वर्कर्स की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। तेज डिलीवरी के दबाव में डिलीवरी बॉय जान जोखिम में डालते हैं। ब्लिंकिट ने सबसे पहले 10 मिनट में डिलीवरी का दावा हटा दिया है। जल्द ही दूसरे प्लेटफॉर्म भी 10 मिनट में डिलीवरी का दावा हटा देंगे।
दरअसल 10 मिनट की टाइम लिमिट के चलते डिलीवरी का दबाव बहुत ज्यादा रहता है। सड़क हादसों और सुरक्षा जोखिमों की आशंका लगातार बनी रहती है और इसे लेकर 31 दिसंबर की रात गिग वर्कर्स ने हड़ताल भी की है। डिलीवरी बॉयज ने अपनी सुरक्षा को लेकर सरकार से अपील की थी, फिर सरकार ने बात की और तय किया कि सुरक्षा पहले और स्पीड बाद में है। सुनिए जरा इस पर डिलीवरी बॉयज क्या कह रहे हैं। अब एकदम हम अपना आराम से जा सकते हैं, कोई हम पे प्रेशर नहीं होगा कि हमें 10 मिनट में डिलीवरी करनी है, कोई ट्रैफिक में हम तेज नहीं चलाएंगे, अपना सेफली जाएंगे और सेफली आएंगे। एक्सीडेंट हो सकता था 10 मिनट वाला, हम लोग कितना रिस्क लेके काम करते थे, अभी जो डिसीजन लिए वो अच्छा है। ड्राइविंग करते थे, कहीं एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो उसका कोई क्लेम वगैरह कुछ नहीं था ना, अब हम आराम से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10 मिनट। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, जो लोग आवारा कुत्तों से परेशान हैं उनके लिए भी ये बड़ी खबर है। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त है। सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल सख्त टिप्पणी की है और हो सकता है बहुत सख्त फैसला भी आए, लेकिन उसके लिए प्रोटेस्ट भी हो रहा है, जगह जगह लोग सड़कों पर भी उतरे हैं। ये डॉग लवर्स हैं जो कह रहे हैं कि अगर डॉग नहीं तो वोट नहीं। देखिए आज कोर्ट ने क्या कहा है, इस मामले में कोर्ट में क्या हुआ ये आपको बताता हूं। दरअसल आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच में सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर सख्त टिप्पणी की। कहा बच्चे बुजुर्गों को कुत्ते ने काटा तो सरकार से मुआवजा दिलवाएंगे, क्योंकि उन्होंने 5 सालों में नियमों को लागू करने में कुछ नहीं किया है। आवारा कुत्तों को खाना खिलाने वालों की भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। अगर आपको जानवरों से इतना प्यार है तो इन्हें घर क्यों नहीं ले जाते हैं? ये कुत्ते सड़कों पर क्यों घूमते रहे? इन्हें हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं। कुत्तों में खास तरह का वायरस होता है जिसका कोई इलाज नहीं है। अब तक 4 दिन की सुनवाई में इमोशन सिर्फ कुत्तों के लिए ही दिख रहा है। जब कुत्ते 9 साल के बच्चे पर हमला करते हैं तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या हम इस पर आंख मूंद लें? अगर कुत्ता किसी की निगरानी में है तो वो पालतू है, लेकिन लाइसेंस होना चाहिए। आवारा कुत्तों की जिम्मेदारी तय नहीं कर सकते हैं। नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों से कुत्ते हटाने को कहा था। आवारा कुत्तों को संस्थागत परिसरों में रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं। जस्टिस मेहता ने गुजरात हाईकोर्ट का जिक्र करते हुए कहा समस्या कोर्ट तक पहुंच गई। उन्होंने कहा जब कर्मचारी उन्हें पकड़ने गए तो डॉग लवर्स ने हमला कर दिया। इस पर पशु कल्याण पक्ष की वकील ने कहा कुत्ते चूहों को नियंत्रित नहीं कर सकते। एबीसी सेंटरों की संख्या कम है, अगर कुत्ते हटाए तो वहां आक्रामक जानवर होंगे। हालांकि इस पर जस्टिस मेहता ने टिप्पणी की भावनाएं सिर्फ कुत्तों के लिए दिख रही हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी को दोपहर 2 बजे की जाएगी। सुनिए जरा डॉग लवर्स क्या कह रहे हैं और वकील क्या कह रहे हैं। जगह जगह कुत्तों की आबादी बढ़ेगी और पब्लिक को जागरूक नहीं करा जाएगा। पब्लिक को यदि कुत्ता काटेगा तो पब्लिक दुर्व्यवहार करेगी। हमको की प्रॉब्लम पे सॉल्व करना है, काम करना है। पब्लिक अवेयरनेस और जन जागरूकता के साथ में कुत्तों की गिनती के हिसाब से स्टरलाइजेशन सेंटर्स बने। अब बारी है लाइफ का फंडा की। अगर घर परिवार या दफ्तर में लोग आपसे बेवजह बहस करते हैं, बात बात पर ताना देकर उकसाने की कोशिश करते हैं, तो परेशान होने या उलझने के बजाय ओशो का फंडा अपनाइए। ओशो ने कहा जब कोई आपके मन के खिलाफ बात करता है तो आप तुरंत प्रतिक्रिया देने लगते हैं, बहस, गुस्सा और शब्दों की लड़ाई शुरू कर देते हैं। लेकिन सच यह है कि सामने वाले को मजा इसी में आता है कि आप बार बार जवाब दें और उलझते रहें। लेकिन अगर आप बहस करने की बजाय मौन रहें और गुस्सा होने की बजाय शांत हो जाएं, तो वो शख्स बेचैन और असहज हो जाएगा। वो तुम्हें बार बार उकसाएगा, चाहेगा कि तुम उसके तर्क वितर्क के खेल में उलझ जाओ। लेकिन जिस वक्त आप चुप हो जाते हैं, सारा खेल वहीं बदल जाता है। आप वो डोर ही कट कर देते हैं जिससे सामने वाला आपकी भावनाओं से खेलता था। मध्य प्रदेश में जन्मे ओशो के साथ खुद ऐसा ही हुआ। ओशो का असली नाम चंद्रमोहन था। वो पढ़ने में बहुत तेज और क्रांतिकारी विचारों वाले थे। पुराने विचारों को चुनौती दी तो उनका बहुत मजाक उड़ाया गया, लेकिन बहस के बजाय उन्होंने मौन को हथियार बनाया। प्रोफेसर की नौकरी छोड़ दी और प्रवचन करने लगे। जल्दी चंद्रमोहन आचार्य रजनीश हो गए और बाद में भारत से अमेरिका तक ओशो के नाम से मशहूर हो गए। ओशो ने धार्मिक कर्मकांडों के खिलाफ आवाज उठाई। उनके विचारों और प्रवचनों पर विवाद भी हुआ, लेकिन ओशो ने खामोशी से एक बड़ा फंडा दिया। मौन हमेशा बहस और तर्क से ज्यादा ताकतवर होता है। यह आपको उलझन और बेवजह के तनाव से भी बचाता है। तो जहां से जो अच्छा हासिल हो
उसे अपनी जिंदगी में अपनाएं। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।